दोस्तों नमस्कार। मैं सीए निशांत सिंगला आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सैलरी के बारे में और उसमें मिलने वाली डिडक्शन के बारे में कि सैलरी क्लास एम्प्लॉई कहां-कहां पर कुछ अपना टैक्स बचा सकता है। क्योंकि सैलरी क्लास पर्सन जो होता है वो थोड़ा-सा अपने टैक्स को लेकर ज़्यादा टेंशन में रहता है कि भई कहाँ इन्वेस्ट करूँ, कहाँ से टैक्स बचाऊँ। तो इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कौन-कौन से कुछ ऐसे एरियाज़ हैं अदर देन कॉमन एरियाज़ को छोड़कर अदर देन कौन से ऐसे-ऐसे एरियाज़ हैं, जहाँ पर हम अपना टैक्स कुछ बचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो के बारे में। सर देखिए सबसे पहले तो सर 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पर आपको नोट करनी कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए जो इन्वेस्टमेंट करने की डेट है, वो 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2020 कर दी गई है, इस कोविड-19 के चलते हुए। यानी कि अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं 30 जून तक, तो भी आप एलिजिबल रहेंगे ये डिडक्शन अपनी फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न में क्लेम करने के लिए। इसके लिए आपको जब अपनी आईटीआर फाइल करेंगे, तो आपने 1 अप्रैल से लेकर 30 जून के बीच में जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, वो अपनी ये वाली इन्वेस्टमेंट आईटीआर में सेपरेटली शो करनी पड़ेंगी। और आपके पास ये दोनों ऑप्शन है कि आपने इस पीरियड में जो-जो इन्वेस्टमेंट किए हैं, ये आप किस साल में लेना चाहते हैं। ये आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 में क्लेम करना चाहते हैं या आप फाइनेंशियल ईयर 20-21 की रिटर्न में आप इसको क्लेम करना चाहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शन एसएससी के पास अवेलेबल है। एक तो बात हुई ये। दूसरी इम्पोर्टेंट बात ये कि जो नया स्लैब अनाउंस हुआ है इस बजट में, जो कि थोड़ा-सा टैक्स लायबिलिटी को कम करता है, जिनकी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है या कुछ रिस्ट्रिक्शंस जिनको अलाउड नहीं होंगी उनके लिए। तो वो जो स्लैब रेट है सर, वो आपका नेक्स्ट ईयर से अप्लाई होगा। इस साल की जब आप रिटर्न फाइलिंग करेंगे, तो उस साल वो स्लैब आपका अप्लाई नहीं होगा। इस साल जो आप रिटर्न फाइल करेंगे, तो अपनी नॉर्मल प्रोसीडिंग के अंदर जैसे आप पिछले सालों में करते हुए आए हैं, उसी तरह से आप अपनी इस साल की रिटर्न फाइल करेंगे, वही स्लैब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये तो बात हुई 2 ज़रूरी बातों के बारे में। अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि सैलरी के अंदर डिडक्शंस कौन-कौन सी आपको मिलती हैं। देखिए सबसे पहले नंबर आता है स्टैंडर्ड डिडक्शन का। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए 50,000 रुपए तक आपको मिलेगी। पिछले साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए ये लिमिट 40,000 रुपए थी। तो इस साल की लिमिट बढ़ाकर 50,000 रुपए कर दी है। और इस डिडक्शन के साथ 2 डिडक्शन जो आपको नहीं मिलती हैं, वो कौन-कौन सी हैं? एक तो आपको ट्रांसपोर्ट अलाउंस की डिडक्शन अब आपको नहीं मिलती है, जो कि पहले आपको 19,200 रुपए तक की मिला करती थी। और दूसरा एक मेडिकल अलाउंस जो कि पहले आपको 15,000 रुपए तक मिला करता था, वो अब स्टैंडर्ड डिडक्शन आने के बाद ये दोनों ही डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगी। अब इन दोनों डिडक्शन के बदले में आपको सिर्फ स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपए की लिमिट ही मिलेगी। इसके बाद एक नंबर आता है एरियर ऑफ सैलरी का। गवर्नमेंट सेक्टर में देखा गया है कि जो एम्प्लॉइज़ की सैलरी काफ़ी एरियर में मिलती है। यानी कि पिछले साल कोई जैसे सपोज़ कीजिए कोई पे कमीशन हुआ, पे कमीशन ने ये रिकमेंड करा कि आप इनके एम्प्लॉयी की सैलरी बैक ईयर से अब आप इनको एनहांसमेंट के रूप में दीजिए। बैक ईयर से ये एनहांस सैलरी बैक ईयर से एप्लीकेबल होगी और ये आपको दीजिए। तो जो आपको बचा हुआ पोर्शन होगा पिछले सालों का, वो आपको इकट्ठा इकट्ठा मिल जाएगा एक साथ। तो इससे होता क्या है? इससे आपकी करंट ईयर की जो इनकम होती है, उसमें जो टैक्स लायबिलिटी आती है, उस एरियर के अमाउंट के जुड़ने से वो एकदम से आपकी शूट अप हो जाती है। यानी कि एकदम से आपकी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो उसमें सरकार ने एक प्रावधान किया हुआ है कि जिन लोगों को एरियर ऑफ सैलरी मिला हुआ है, वो क्या करते हैं, वो एक सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 में रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। उनको एक फॉर्म 10 ई फाइल करना होगा उस रिबेट को क्लेम करने के लिए। और उसका मैनर क्या होगा, आपको ये देखना होगा कि आपकी करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी उस एरियर को मिलाने के बाद कितनी बनती है। और अगर उस एरियर को ना मिलाएँ, तो आपकी करंट ईयर की लायबिलिटी कितनी निकल के आती है। सपोज़ कीजिए एरियर को मिलाने के बाद आपकी टैक्स लायबिलिटी 50,000 रुपए निकल के आती है और एरियर को हटाने के बाद, एरियर को निकालने के बाद आपकी करंट ईयर की टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपए आती है। तो दैट मीन्स एरियर के इंक्लूड होने से आप 25,000 रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा दे रहे हैं। और अगर यही एरियर आपको उन सालों में मिलता, जिन सालों के लिए ये एरियर रिलेट करता है, तो उससे हमें ये कंपैरिज़न करना होगा कि आप सपोज़ कीजिए उन सालों में मेरी जो टैक्स लायबिलिटी कंबाइंड की अगर हम बात करें, मेरी टैक्स लायबिलिटी सपोज़ कीजिए 20,000 रुपए आ रही थी और अगर ये एरियर मेरे को उस टाइम पे मिलता, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी इंक्रीज़ होकर 25,000 रुपए बन जाती हद से हद। तो यानी कि मेरे को एक्स्ट्रा टैक्स 5,000 रुपए ही देना पड़ता। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये एरियर मेरे को करंट ईयर में मिला है, तो यहाँ पर मेरी टैक्स लायबिलिटी 25,000 रुपए से बढ़ रही है। जहाँ की मेरी टैक्स लायबिलिटी बढ़नी चाहिए थी मात्र 5,000 रुपए से, यानी कि मेरे को 20,000 रुपए का टैक्स एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो सरकार ये कहती है कि जो ये 20,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, इसको आप हमसे रिबेट ले लीजिए।
यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा बर्डन आपके ऊपर नहीं रहेगा इस एरियर ऑफ सैलरी के लिए। लेकिन ध्यान रहे इस रिबेट को क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 10E जरूर फाइल करना है। फॉर्म 10E लोग बाग नहीं फाइल करते हैं, जिसके कारण से उनको इनकम टैक्स के नोटिस आते हैं, फिर बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसके बाद बात करते हैं एक बड़े ही अच्छे अलाउंस के बारे में या कंसेशन के बारे में जो कि एम्प्लॉयज को मिलता है, जो कि लीव ट्रैवल अलाउंस या लीव ट्रैवल कंसेशन जिसे हम जानते हैं। सरकार कहती है कि भाई अगर एम्प्लॉय लगातार काम करता रहेगा तो वो बोर हो जाएगा। उसकी कुछ बोरियत मिटाने के लिए एक प्रावधान किया कि भैया आप अपने एम्प्लॉयर से छुट्टी लीजिए और कहीं घूम के आइए। 4 साल के ब्लॉक में 2 बार आपको ये रिबेट अलाउड होती है। यानी कि 2 बार ये आपको ऑप्शन मिलता है 4 साल के ब्लॉक के अंदर। आप कहीं घूम के आइए और आपके घूम के आने का जो खर्चा है, सिर्फ आने-जाने का जो खर्चा है, वो अगर आपको रिम्बर्स होगा, तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा। अगर जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में तो ये पॉलिसी होती है सरकारों की कि वो आपको आने-जाने का खर्चा अलाउड करते हैं और उसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। सपोज़ कीजिए आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपको घूमने जाना है बम्बई। मुंबई आपको घूमने जाना है, तो आपका दिल्ली से लेके मुंबई तक का और मुंबई से लेके दिल्ली वापस आने का जो भी ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो आपको रिम्बर्स हो जाएगी, सरकार आपको रिम्बर्स कर देगी और उसके ऊपर आपको टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि वहाँ पे आपको होटल स्टेइंग, वहाँ पे आपकी साइट सीइंग, वहाँ पे आपके अन्य खर्चे वो अलाउड नहीं है। वो आपको अगर वो आपको अपनी पॉकेट से ही करने होंगे, उसकी रिइंबर्समेंट आपको नहीं मिलेगी। अगर और जो कॉस्ट आपकी रिइंबर्स होगी, ट्रैवलिंग कॉस्ट, उसको आपको जो रिइंबर्समेंट मिलेगा, वो सैलरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। उसे आप अपनी सैलरी में इंक्लूड ना करें, वो पोर्शन आपका एग्जम्प्ट होता है। और एक बात और ये है कि मिलता कितना है, कि कितना एग्जम्प्ट होगा। देखिए अगर आप बाय एयर आप ट्रैवल करते हैं, तो जो हमारा नेशनल कैरियर है, एयर इंडिया, उसका जो इकोनॉमी क्लास का टिकट का अमाउंट है, उतने अमाउंट तक का रिइंबर्समेंट आपको एग्जम्प्ट होगा। और अगर आप बाय रेल ट्रैवल करते हैं, तो फर्स्ट क्लास एसी का जो टिकट का अमाउंट है, उतने अमाउंट तक आपको रिइंबर्समेंट एग्जम्प्ट होगा। और अगर आप किसी अदर मोड से जैसे कि आप पर्सनल गाड़ी से गए या फिर कोई टैक्सी हायर करी या आपने ट्रैवल एजेंट से कोई पैकेज लिया, तो आपकी जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है, वो कैसे होगी? उस केस में ये देखा जाएगा कि उस जहाँ पर आप घूमने गए हैं, उसके लिए रेलवे आपसे कितना चार्ज करता है। तो उस अमाउंट की इक्विवेलेंट जो अमाउंट होगा, वो अमाउंट एग्जम्प्ट होगा। यानी कि अगर आप अपनी गाड़ी से गए और आपके जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है आने-जाने का, वो सपोज़ कीजिए 20,000 रुपए आया, तो लेकिन रेलवे की जो फर्स्ट क्लास एसी की जो टिकट है, वो आपकी सपोज़ कीजिए कि 15,000 रुपए तक है वहाँ पे जाने-आने के लिए। तो आपको 15,000 और आपको रिइंबर्समेंट मिला 20,000 रुपए का, तो उसमें से 15,000 रुपए तक ही एग्जम्प्ट होगा, 5,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं कुछ डिडक्शंस के बारे में जो चैप्टर 6A की डिडक्शन है अंडर इनकम टैक्स एक्ट। जैसे कि हमारा 80C, 80D, ये तो बड़े कॉमन सेक्शन हो गए। सभी लोग इसके बारे में ज़्यादातर जानते हैं कि 80C में आपको 1.5 लाख तक की रिबेट मिलती है, 80D में आपको 25,000 रुपए तक की रिबेट मिलती है। लेकिन इसमें कुछ इसके कुछ अदर अनकॉमन सेक्शंस हैं जिनके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है। तो पहले हम उन सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। बाद में लास्ट में अपनी वीडियो के हम एंड में 80C और 80D को भी थोड़ा-सा कवर कर लेंगे। तो पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा 80D से। देखिए, अगर किसी कोई पर्सन अगर आप किसी ऐसे पर्सन का मेंटेनेंस कर रहे हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट है और वो डिसेबल्ड है, ऐसे पर्सन की घर में आप किसी की मेंटेनेंस कर रहे हैं या उसका मेडिकल एक्सपेंस बियर कर रहे हैं, तो आपको सरकार उसकी मेंटेनेंस के लिए और उसके मेडिकल पर होने वाले खर्चे के लिए एक डिडक्शन देती है, जिसका अमाउंट होता है 75,000 रुपए से लेकर 1,25,000 रुपए तक। 75,000 रुपए का अमाउंट उन लोगों को मिलेगा जो कि ऐसे डिपेंडेंट डिसेबल्ड की मेंटेनेंस कर रहे हैं, जिसकी डिसेबिलिटी 40% से लेकर 80% तक है। और जो पर्सन 80% या उससे अधिक डिसेबल्ड है, उसके लिए आपको अलाउंस मिलेगा 1,25,000 रुपए तक का। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि एक्चुअल अमाउंट आपने कुछ भी इनकर करा हो, एक्चुअल अमाउंट आपने कोई भी स्पेंड करा हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको ये डिडक्शन एड हॉक के रूप में मिलती है, यानी कि कोई भी इसमें अगर आपने सपोज कीजिए कि एक्सपेंस करा 50,000 रुपए का और जो डिसेबिलिटी की परसेंटेज है वो है 50%, तो लिमिट 75,000 रुपए की दी हुई है। आप 75,000 रुपए का पूरा क्लेम कर सकते हैं 80D के अंदर। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है, वो अगर अपनी आईटीआर फाइल करता है, तो उस पर्सन को अंडर सेक्शन 80U की डिडक्शन अपनी डिसेबिलिटी के लिए नहीं मिलेगी। देखिए डिडक्शन एक ही जगह मिलेगी, या तो जो पर्सन उसकी मेंटेनेंस कर रहा है उसको मिलेगी, या जो पर्सन खुद डिसेबल्ड है उसको मिलेगी। तो जो अगर उसकी मेंटेनेंस कर रहा है, वो उसकी डिडक्शन क्लेम कर रहा है, तो उसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल होगा 80DD। इसके बाद एक और सेक्शन आता है
80DDB। 80DDB देखिए, अगर घर में कोई ऐसा पर्सन है जैसे कि स्पाउस या चाइल्ड या पेरेंट्स या ब्रदर सिस्टर जो कि डिपेंडेंट है एसएससी के ऊपर, जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा है, तो उसके लिए एक प्रावधान किया हुआ है कि उन लोगों को अगर कोई स्पेसिफाइड डिसीज है, उन लोगों को अगर कोई सेक्शन में दिए गए स्पेसिफाइड डिसीज में कोई वो लोग कवर होते हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उस खर्चे के लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगी। कितनी डिडक्शन मिलेगी? 40,000 रुपए, या जो आपने अमाउंट एक्सपेंड किया है विच एवर इज लोअर, उसमें से जो भी कम होगा उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको फॉर्म 10I फाइल करना होगा रिटर्न ऑफ इनकम के साथ। फॉर्म 10I फाइल करना होगा। एक डॉक्टर से आपको सर्टिफिकेट लेना होगा कि भैया इनको ये बीमारी है और ये इस पर ये बीमारी है, इसका ये ट्रीटमेंट आपका चल रहा है, वो सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य है डॉक्टर से। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय तो आपसे वो नहीं मांगता, लेकिन इन फ्यूचर अगर कोई इंक्वायरी होती है कि भैया आपने ये डिडक्शन क्लेम की हुई है, इसका कोई डॉक्यूमेंट दिखाइए, तो वो अगर उस टाइम पे आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं हुआ तो आपको दिक्कत आ सकती है कि आपने फॉल्स क्लेम कर लिया, इसका मतलब ये वाली डिडक्शन। और कौन-कौन से डिसीज इसमें कवर्ड है वो आपको सेक्शन 80DDB में मिल जाएंगे। अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे 80DDB तो वहाँ पे लिस्ट दी हुई है डिसीज के बारे में, जैसे कि न्यूरोलॉजिकल डिसीज है, कैंसर का डिसीज है, एड्स का डिसीज है, इस प्रकार के और भी कुछ डिसीजेज हैं, वो लिस्ट आप वहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आती है 80EEB। देखिए 80EEB ये नया सेक्शन आया था फाइनेंस एक्ट 2019 के द्वारा, यानी कि बजट 2019 में सेक्शन की अनाउंसमेंट हुई थी 80EEA और 80EEB के लिए जिन लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में लोन लिया है घर खरीदने के लिए, और जिस घर की कीमत स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से 45 लाख रुपए या उससे कम है, और आपका जो लोन सैंक्शन हुआ है वो 1 अप्रैल 19 से लेकर 31 मार्च 2020 के बीच में आपका लोन सैंक्शन हो गया है, और आपके पास कोई भी घर अभी तक नहीं है, जो आप नई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं उस टाइम तक आपके पास कोई भी घर अवेलेबल नहीं है, आपके नाम पे कोई भी घर नहीं है, तो आप 80EEA के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं, जो कि आप इंटरेस्ट पे करोगे उस लोन के ऊपर। यानी कि जो आपने लोन लिया है घर खरीदने के लिए, उस पे जो इंटरेस्ट कंपोनेंट बनता है उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हो 80EEA के अंदर 1.5 लाख रुपए तक की। यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है कि डिडक्शन हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। एक हमारी डिडक्शन होती है इंटरेस्ट के लिए हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से भी, कि हम ऊपर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से भी अपना इंटरेस्ट कंपोनेंट माइनस कर देते हैं। तो ये कैसे होगा? सपोज कीजिए आपकी टोटल इंटरेस्ट लायबिलिटी निकल के आती है 3.5 लाख रुपए। आपकी टोटल इंटरेस्ट आपने पे करा 3.5 लाख रुपए का, तो आप एक काम कीजिए, आप अपनी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से 2 लाख रुपए तक का तो डिडक्शन आप ऊपर की तरफ ले सकते हैं। रिटर्न फॉर्म में जब हम डिफरेंट हेड्स में अपनी इनकम कंप्यूट करते हैं, पहले सैलरी की इनकम, फिर हाउस प्रॉपर्टी की इनकम, फिर पीजीडीपी की इनकम, फिर कैपिटल गेन्स, फिर अदर सोर्सेज, तो वहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी की इनकम जो आपकी आती है वहाँ पे 2 लाख रुपए तक की डिडक्शन वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। और जब आप डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C 80D इन वाले कॉलम्स पे आएंगे तो वहाँ पे 80EEA के अंदर 1.5 लाख रुपए की डिडक्शन वहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। तो दैट मीन्स आपको पूरे 3.5 लाख रुपए का वहाँ पे बेनिफिट मिल जाएगा। सेम पैटर्न पे एक नया सेक्शन है 80EEB का। 80EEB में ये कहता है कि अगर आपने फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करा है और उसके ऊपर लोन लिया है, तो जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो उस लोन के ऊपर, उसको आपको डिडक्शन मिल जाएगी अप टू 1.50 लाख, 1.5 लाख रुपए तक की आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80EEB के अंदर भी। देखिए ये कुछ पॉइंट्स हम ऐसे कवर कर रहे हैं ताकि इनके बारे में जनरल अवेयरनेस नहीं है कि भैया हमने कोई एक्सपेंस करके तो बैठे हुए हैं, लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि इनका 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 कोई बेनिफिट हम कैसे उठा सकते हैं, इनका इनकम टैक्स में कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर आपके पास ये कंडीशंस एप्लीकेबल होती हैं तो आप जरूर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय इन प्रावधानों को अपने माइंड में रखें और इनका बेनिफिट जरूर उठाएं, कुछ ना कुछ आपका टैक्स जरूर सेव होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 80EE के बाद अब हम देखते हैं सेक्शन 80G, यानी कि आपने कोई डोनेशन करा, आपने कोई डोनेशन दिया, जैसे कि अभी पीएम केयर्स में आपने अगर डोनेशन किया हुआ है पीएम केयर्स फंड में, तो आपको जितना अमाउंट आपने आपने डोनेट करा है वो अमाउंट आपका 80G में रिबेट आपको मिल जाएगी। डोनेशन वाली जो चैप्टर है, डोनेशन वाला जो कंसेप्ट है वो आपको 4 पार्ट्स में 4 कैटेगरी में डिवाइड करता है। कुछ डोनेशंस आपने कुछ अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जिनको डोनेशन करने पे आपको पूरी डोनेशन का बेनिफिट मिल जाता है, यानी कि पूरी डोनेशन अमाउंट का जो डिडक्शन है वो मिल जाती है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं कि जिनमें आप डोनेशन करते हो तो ओनली 50% ऑफ द डोनेशन अमाउंट ही आपको डिडक्शन मिल पाती है।
कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनमें आप डोनेशन तो देते हो, लेकिन आपको पूरा अमाउंट 100% अमाउंट मिल जाता है, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई होती हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनमें आप डोनेशन देते हो, तो आपको डोनेशन का 50% अमाउंट ही एज ए डिडक्शन मिलता है विद सम रिस्ट्रिक्शंस। जैसे कि लास्ट वाली कैटेगरी जो हमने डिस्कस करी, क्या होता है कि अगर आपने किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को जो कि एटीजी में रजिस्टर्ड है, उसको आपने कोई डोनेशन दी, तो आपको डिडक्शन कैसे मिलेगी? आपने अगर डोनेशन 1 लाख रुपए की दी, आपने अगर डोनेशन 1 लाख रुपए की दी, तो उसका पहले 50% कैलकुलेट कर लीजिए, यानी कि 50,000 रुपए। और सपोज कीजिए आपकी इनकम आपकी इनकम 8 लाख रुपए की है, आपकी सालाना इनकम 8 लाख रुपए की है, तो 8 लाख रुपए का 10% यानी कि 80,000 रुपए, और उसका 50% यानी कि 40,000 रुपए। तो अब हमें 50,000 और 40,000 को कंपैरिजन करना है, व्हिचएवर इज लोअर, यानी कि 40,000 रुपए की आपको डिडक्शन मिलेगी उस केस में। तो ये बात हुई 80G के बारे में। अब हम बात करते हैं 80GG के बारे में। यानी कि 80GG एप्लीकेबल किन लोगों के ऊपर होता है? देखिए, वैसे तो सैलरीड एम्प्लॉयी को एचआरए वगैरह मिलता ही है, लेकिन अगर आपको एचआरए मिलता नहीं है अपने एम्प्लॉयर से, और आप रेंटेड हाउस में रहते हैं, और आपके पास या आपके बच्चों के या आपकी पत्नी के पास आपके बच्चों के नाम पर कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो आप इस डिडक्शन को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इस डिडक्शन को क्लेम करने पर भी आपको एक फॉर्म फाइल करना होगा, फॉर्म 10BA। एक फॉर्म 10BA फाइल करना होगा इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए। और इस सेक्शन में अमाउंट ऑफ रिबेट क्या होगा? अमाउंट ऑफ रिबेट होगा या तो 60,000 रुपए, या 25% ऑफ योर टोटल इनकम, या जो भी आपने रेंट पे करा है उसमें से माइनस कर दीजिए 10% ऑफ योर सैलरी। वो अमाउंट जो भी इन तीनों में से कम होगा, वो आपको अमाउंट आपको डिडक्शन के रूप में मिल जाएगा। कौन सा बताया? या तो 60,000 रुपए, या 25% ऑफ योर टोटल इनकम, या फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ योर सैलरी इनकम। इन तीनों से कंडीशन में से जो भी कम अमाउंट बनता है उसकी डिडक्शन आपको मिल जाएगी। लेकिन इस डिडक्शन को क्लेम करने के लिए भी आपको फॉर्म 10BA फाइल करना होगा। देखिए, अभी तक हमने 3 फॉर्म के बारे में जिक्र करा है, फॉर्म 10E, फॉर्म 10I एंड फॉर्म 10BA। फॉर्म 10E उन लोगों को भरना है जिनको एरियर ऑफ सैलरी मिला है। फॉर्म 10I उन लोगों को भरना है जो कि 80D के अंदर डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं, यानी कि कोई स्पेसिफाइड डिसीज कोई ट्रीटमेंट करा रहे हो, उसके लिए डिडक्शन क्लेम करनी है, तो फॉर्म 10I फाइल करोगे। और फॉर्म 10BA 80GG के अंदर अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है, लेकिन आप रेंट पे कर रहे हो, तो आपको जो डिडक्शन मिलनी है वो उसके लिए फॉर्म 10BA आपको फाइल करना होगा। 80GG के बाद आता है सर 80TTA और 80TTB। ये दोनों सेक्शन कुछ मिलते-जुलते से हैं, थोड़ा कुछ डिफरेंसेस हैं इनमें। 80TTA एप्लीकेबल होता है आपका नॉन सीनियर सिटीजन के ऊपर, यानी कि जिन लोगों की उम्र 60 साल से कम है, उन लोगों के ऊपर 80TTA वो लोग रिबेट क्लेम कर सकते हैं। यानी कि उनके पास जो भी सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट आते हैं, सेविंग बैंक अकाउंट के जो भी इंटरेस्ट अमाउंट आपका बनता है, उसके ऊपर आप 10,000 रुपए तक की रिबेट क्लेम कर सकते हो। अगर आपके पास 3 सेविंग बैंक अकाउंट है, तो तीनों को आप क्लब कर लीजिए। अगर सपोज कीजिए तीनों को क्लब करने के बाद आपकी टोटल इंटरेस्ट की इनकम सेविंग बैंक से बनती है 24,000 रुपए, तो उसमें से आप 10,000 रुपए की रिबेट क्लेम कर सकते हो, और 14,000 रुपए आपकी इनकम टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड अदर सोर्सेज इनकम। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन के लिए, तो सीनियर सिटीजन देखो कि उनकी जो मोस्टली डिपेंडेंसी है वो आपकी इंटरेस्ट इनकम के ऊपर ही होती है। तो सरकार ने उनकी एग्जम्पशन का दायरा बढ़ाया हुआ है, उनको रिबेट मिलती है 50,000 रुपए तक। और सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट हो या एफडी का इंटरेस्ट हो, कोई भी इंटरेस्ट हो, वो अगर उनको मिल रहा है तो वो रिबेट क्लेम कर सकते हैं, 50,000 रुपए तक वो रिबेट क्लेम कर सकते हैं। देखिए, ये तो बात हुई कुछ अनकॉमन सेक्शंस के बारे में। अब हम कुछ कॉमन सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि 80C और 80D के बारे में। 80C में कौन-कौन से आपके एरियाज़ कवर होते हैं? जैसे कि आपने कोई एलआईसी पे करी, एलआईसी का प्रीमियम पे करा, आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है, उसका जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वो अंडर 80C आपका कवर होगा। इंटरेस्ट कंपोनेंट उसका हाउस प्रॉपर्टी की इनकम में से डायरेक्ट लेस हो जाएगा, लेकिन जो प्रिंसिपल कंपोनेंट है, वो अंडर 80C आपका कवर होगा। आपने कोई फिक्स्ड डिपॉजिट कराई 5 साल या उससे ज़्यादा की, तो आपको तो आपको डिडक्शन मिल जाएगी 80C में। आपने कोई म्यूचुअल फंड्स लिए जिसका लॉक इन पीरियड आपका 3 साल या उससे ज़्यादा का है, तो आपको 80C में रिबेट मिल जाएगी। लेकिन ये कंबाइंड लिमिट आपकी 1.5 लाख रुपए तक ही आपको मिलेगी। दूसरा आता है हमारा 80D, यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम। इसकी लिमिट 25,000 रुपए से लेकर और 1 लाख रुपए तक जाती है। अलग-अलग कंडीशंस हैं
कि पॉलिसी में कौन कवर है और वो सीनियर सिटीजन है या एक नॉन सीनियर सिटीजन है। इन सब कंडीशन के बेस पे आपकी लिमिट जो है एग्जम्पशन की वो डिसाइड होती है कि आपको 25,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा या 50,000 का बेनिफिट मिलेगा, 70,000 का मिलेगा या 1 लाख का मिलेगा। देखिए, अगर आपने प्रीमियम पे करा है अपने लिए जिसमें कि कवर है, आप कवर हो, आपका स्पाउस कवर है और आपके बच्चे कवर है और आप एक नॉन और इनमें से कोई भी नॉन नॉन सीनियर सिटीजन है, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगी वो मिलेगी 25,000 रुपये की। और साथ में सपोज कीजिए आपने अपने पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस कराया है और वो भी एक अभी नॉन सीनियर सिटीजन है, तो उनके लिए भी लिमिट मिलेगी 25,000 रुपये की। तो आपको कंबाइंड लिमिट होगी आपकी 50,000 रुपये की। सपोज कीजिए आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन कैटेगरी में आते हैं, तो उनके लिए लिमिट हो जाएगी 50,000 रुपये की और आपकी फैमिली के लिए लिमिट हो जाएगी 25,000 रुपये की। तो कंबाइंड लिमिट अगर हम देखें 25,000 प्लस 50,000 75,000 रुपये आपको एज ए डिडक्शन मिलेगा। और सपोज कीजिए कोई ऐसा केस है कि जहाँ पर ये वाली फैमिली भी सीनियर सिटीजन, इनमें से कोई भी सीनियर सिटीजन है और पेरेंट्स का भी मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, वो भी सीनियर सिटीजन है, हालांकि वो थोड़े ज्यादा सीनियर सिटीजन होंगे, यानी कि सुपर सुपर सीनियर सिटीजन होंगे। तो इस केस में 50,000 रुपये इनके लिए मिलेगा और 50,000 रुपये पेरेंट्स के लिए मिलेगा। दोनों कंबाइंड लिमिट 1 लाख रुपए तक आपको मिल जाएगी। तो एक बीच में टॉपिक हमने डिस्कस करना है, वो है एनपीएस का। काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि एनपीएस में हमें क्या डिडक्शन मिलती है, 50,000 रुपये के बारे में उनका ज्यादातर रहता है। देखिए, जो एम्प्लॉय का जो डिडक्शन होता है एनपीएस में, वो तो आपको एम्प्लॉय का डिडक्शन और एम्प्लॉयर का कॉन्ट्रीब्यूशन, वो तो आपके 1.5 लाख की लिमिट के अंदर ही आता है। वो आपके 1.5 लाख की लिमिट के अंदर ही आता है और उसमें भी लिमिट भी है कि वो आपकी मैक्सिमम 10% ऑफ सैलरी तक ही आपको मिलेगा। यानी कि जो आपकी एटीसी की लिमिट है और आपके जो एज ए एम्प्लॉय कोई आपका कंट्रीब्यूशन कर रहा है एनपीएस में और आपके एम्प्लॉयर का भी कंट्रीब्यूशन आ रहा है एनपीएस में, कंबाइंड लिमिट अगर हम देखें तो वो 1.5 लाख रुपए तक आपको मिलेगा। हाँ, इसमें आप 50,000 रुपए तक का आप एक्स्ट्रा फायदा आप ले सकते हो। अगर आप डिपॉजिट करते हो एनपीएस में अपनी तरफ से 50,000 रुपए, तो आप उस 50,000 रुपए का एज ए डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, यानी कि आप 2 लाख तक की डिडक्शन क्लेम कर सकते हो एनपीएस में। लेकिन थोड़ा सा क्या होता है कि एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करने में ये आपके एक रिटायरमेंट प्लान है। एनपीएस जो होता है एक रिटायरमेंट प्लान है, रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन आती रहे, आपका एक फंड डेवलप हो जाए रिटायरमेंट तक, उसके लिए एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करना होता है। इसमें एनपीएस में इन्वेस्टमेंट आपको 60 साल की उम्र तक करना होता है। उसके बाद आपको उसमें से जो बैलेंस अमाउंट है वो आप ड्रॉ कर सकते हो। बैलेंस अमाउंट ऑफ 60%, जो भी आपका बैलेंस डेवलप हुआ है उसका 60% तक आप निकाल सकते हो और बैलेंस 40% उसमें ही इन्वेस्टेड रहेगा, ताकि आपकी एक रेगुलर मंथली इनकम वहां से आती रहे। तो एनपीएस में ये एनपीएस के लिए सेक्शन एप्लीकेबल होता है 80CCD। इसमें 3 पार्ट होते हैं। 80CCD1 जिसमें कि एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन है फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट, वो कवर होते हैं। 80CCD2 जो कि एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में एम्प्लॉय के लिए, उसकी डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। और जो 50,000 रुपए की डिडक्शन हमने डिस्कस करी वो आपको मिलेगी अंडर सेक्शन 80CCD सब सेक्शन 1B के अंदर। 50,000 रुपए की जो है डिडक्शन आपको मिल जाएगी। एनपीएस एम्प्लॉयज के लिए भी एप्लीकेबल होता है और जो सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए भी एप्लीकेबल होता है। वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अगर वो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर वो एनपीएस में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 80CCD1 में जो उनको क्लेम मिलेगा वो अप टू 20% ऑफ देयर इनकम, 20% ऑफ देयर इनकम वो उनको डिडक्शन मिलेगी। और 80CCD1B वो 50,000 की डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं वहां पर भी। तो दोस्तों, ये बात हुई सैलरी इनकम के बारे में और उसमें मिलने वाली डिडक्शन के बारे में। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा आपको कोई ना कोई यूजफुल इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी। देखिए, होता क्या है, जनरली हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और हम अपने टैक्स उस केस में ज़्यादा दे बैठते हैं। कोई अगर ऐसे एरियाज हैं जिनसे हम अपना टैक्स सेव कर सकते हैं लीगली टैक्स प्लानिंग के थ्रू, तो हमें वो चीज़ जरूर अडॉप्ट करनी चाहिए और उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करके अपना टैक्स जरूर बचाना चाहिए। तो हम अपनी वीडियो को इसी प्रकार से एंड करते हैं और इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।